हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि अभी हाल ही में एक घोषणा का प्रस्तुतिकरण हमने आपके समक्ष किया था और उस घोषणा के आलोक में आपको ये समझाया था कि आगामी उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जिसका आपको सामना करके चलना है, इस परीक्षा के संदर्भ में जो नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु है और इसी नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु के संदर्भ में हमने 5000 प्रश्नों का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हमने अपनी घोषणा के माध्यम से आपको ये भी समझाने का कार्य किया था मेरे प्यारे साथियों कि ये जो आपके 5000 प्रश्न हैं, हम केवल प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण ही आपके समक्ष नहीं करेंगे, बल्कि इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में जो विस्तारित व्याख्याएं हैं वो भी आपके समक्ष रखी जाएंगी। हमारा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि अगर आप इन 5000 प्रश्नों के साथ अपना गंभीर या सकारात्मक जुड़ाव करते हुए चलेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। हमने कल ही आपको बताया था कि हम आपके नोटिफिकेशन का कोई भी वेट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए आफ्टर नोटिफिकेशन जो भी आपका सिलेबस आएगा उसमें नागरिक शास्त्र की दुनिया तो बनी रहेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके नोटिफिकेशन का कोई वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान पा रहे हैं कि प्रश्नों का जो संकलन है वो विस्तारित रूप में है। तो अब हम इंतजार नहीं कर सकते, हम आज से ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। इन 5000 प्रश्नों के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों, आज आपका डेमो क्लास नंबर 1 आपके समक्ष रखा जा रहा है। और ये जो डेमो क्लास नंबर 1 आपके समक्ष रखा जा रहा है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। रिगार्डिंग दिस हम आपके साथ कोई लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम जो बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बातें ठहराव के साथ आप तक पहुंच जाएं, तभी आप हमारे उद्देश्यों को समझ पाओगे, तभी आप इन तमाम प्रकार के प्रश्नों की गंभीरताओं को समझ पाओगे और तभी आप इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को अपने मस्तिष्क में क्या है मेरे प्यारे साथियों स्थापित कर पाओगे। देखिए आज का जो हमारा डिस्कशन है प्लेटो के बारे में रहेगा और जो भी तमाम प्रकार के सवाल, ये डेमो क्लास है, तो जो भी तमाम प्रकार के सवाल जो हैं हम आपके सामने रख रहे हैं वो प्लेटो के संदर्भ में होंगे। और यहाँ पर प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को आधार बनाते हुए मेरे प्यारे साथियों, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को आधार बनाते हुए हम कुछ सवालों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को आपने अपनी ओर से पढ़ रखा होगा, है ना, या किसी क्लास के माध्यम से आपने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में आप अपने व्यक्तित्व को जागरूक कराने का कार्य किया होगा। तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में जो भी जागरूकता आपके पास है आप उस जागरूकता का भी प्रयोग करेंगे और इन सवालों के साथ क्या है आप अपना सकारात्मक जुड़ाव करते हुए चलेंगे। हालांकि जिन महत्वपूर्ण सवालों का प्रस्तुतिकरण हम आपके समक्ष कर रहे हैं इनके संदर्भ में हम अपनी जो व्याख्याएं हैं वो आपके समक्ष रख देंगे। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात समझो, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं क्या काम करूंगा कि जो भी डेमो क्लास आपके सामने आएगा या जो भी बाद में पेड क्लास आपके सामने आएगा, मुझे हर सेशन के संदर्भ में शुरुआत में आपको एक ऐसी जानकारी दे करके चलनी है कि यदि वो जानकारी आपके पास रहेगी तो किसी भी राजनीतिक विचारक के संदर्भ में जो भी तमाम प्रकार के सवालों का प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष होगा उन सवालों को समझना, अटेम्प्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरी बातें आप समझते हुए चलेंगे। आज प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में जिन महत्वपूर्ण सवालों का प्रस्तुतिकरण हम आपके समक्ष कर रहे हैं, यहां आपको अपने मस्तिष्क में एक विचार रखना होगा कि देखो जब प्लेटो न्याय का सिद्धांत आपके सामने रखते हैं तो वो शुरुआत कहां से करते हैं? वो शुरुआत यहां से करते हैं कि प्रत्येक मानव में प्राकृतिक तौर पर 3 प्रकार की समान योग्यताएं पाई जाती हैं। 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 3 प्रकार की समान योग्यताएं पाई जाती हैं।
प्रत्येक मानव में प्राकृतिक तौर पर 3 प्रकार की समान योग्यताएं पाई जाती हैं। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 साहस और नंबर 3 भूख। लेकिन प्लेटो आगे आपको यह समझाने का कार्य करते हैं कि प्रत्येक मानव का जो व्यक्तित्व है इन 3 प्रकार की योग्यताओं को लेकर के समान हो जाता है, यानी कि नेचुरली प्राकृतिक तौर पर प्रत्येक मानव में ये 3 प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं तो पाई जाती हैं। नंबर 1 विवेक होता है, नंबर 2 साहस होता है, नंबर 3 आपका क्या होता है, भूख आपका होता है। लेकिन आगे प्लेटो आपको ये समझाने का कार्य करते हैं कि इन 3 समान योग्यताओं में भी प्रत्येक मानव के व्यक्तित्व के पास एक सर्वोत्तम योग्यता होती है। एक क्या होती है, सर्वोत्तम योग्यता होती है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने साहस का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी भूख का सर्वोत्तम प्रयोग कर पाए। तो प्लेटो हमें समझाने का कार्य करते हैं कि आप एक काम करो, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बनाते हुए उसकी सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर आप उसे काम दे दो। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बनाते हुए आप उसे उसकी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार काम दे दो। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता विवेक या बुद्धि है उसे आप क्या दे दो, साधन संबंधी कार्य दे दो। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता साहस है आप उसे रक्षा और सुरक्षा के कार्य दे दो। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता भूख है आप उसे उत्पादन का कार्य दे दो, आप उसे उत्पादन का कार्य दे दो। तो इन तमाम प्रकार के सवालों के संदर्भ में आपको जो अपनी कैलकुलेशंस करनी है, जो मैं आपको समझा रहा हूं, इन्हीं की आपको कैलकुलेशन करनी है। पूरे सवाल जो हैं इसी डिस्कशन पर आधारित हैं कि प्लेटो जिस प्रकार से पहले प्राकृतिक तौर पर प्रत्येक मानव के व्यक्तित्व में सामान्य योग्यताओं का जिक्र करते हैं, फिर बाद में सर्वोत्तम योग्यता का जिक्र करते हैं। तो आप इन जो योग्यताएं प्लेटो ने आपके सामने रखी हैं सामान्य योग्यताओं के रूप में या सर्वोत्तम योग्यता के रूप में, तो इन सवालों के साथ आपको क्या है, प्लेटो की उसी कैलकुलेशन को आपको जोड़ते हुए चलना है। अगर आप प्लेटो की उसी कैलकुलेशन को जोड़ते हुए चलेंगे तो सवाल आपके आगे आगे दौड़ेंगे और सवाल बहुत आसान बन जाएंगे और बहुत आसानी से आप सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे। आपको किसी भी प्रकार की असुविधा या दुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये विचार आप अपने माइंड में क्या है, इस्टेब्लिश कर लेंगे। जैसे हम आपसे बात करें कि यहां पर एक सवाल हमने आपके सामने रखा है, ये क्या है, आपका सवाल नंबर 1 है। आप देखना मेरी है ना डिस्कशन को, ये क्या है, आपका सवाल नंबर 1 आपका हो गया है। और सवाल नंबर 1 के माध्यम से हमने आपके सामने क्या रखा है कि प्लेटो के अनुसार न्याय केवल बाह्य व्यवस्था नहीं बल्कि, अब बल्कि के संदर्भ में क्या है, 4 प्रकार के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो बल्कि को जस्टिफाई किए जाने के संदर्भ में इन 4 विकल्पों में से आपको क्या है, अपना एक सर्वोत्तम विकल्प चुनना होगा या अपना एक सही विकल्प चुनना होगा। तो पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, मैं इस क्लास में थोड़ा ठहराव के साथ आपको पढ़ाऊंगा। पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि प्लेटो न्याय को बाह्य व्यवस्था क्यों नहीं कहते हैं। देखो, बाह्य व्यवस्था का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सपोज दैट आपने ए लिया कोई व्यक्ति और ए के सामने आपने क्या रखा, बी को आपने रखा, ए के सामने क्या रखा आपने, बी को आपने रखा, है ना। तो मान लीजिए हमने क्या कहा कि बी के पास अपने कुछ क्या है, हमने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, बी के पास अपने कुछ क्या है, अधिकार है। मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं, बी के पास क्या है, अपने कुछ अधिकार है, बी के पास क्या है, अपने कुछ अधिकार है। तो अगर ए यहां पर जो है बी के अधिकारों का हनन कर देता है, ए यहां पर क्या है, बी के अधिकार या अधिकारों को हनन कर देता है, ए यहां पर क्या है, बी के अधिकार या अधिकारों का हनन कर देता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि बी के साथ क्या हो गया है, अन्याय हो गया है। इसका मतलब क्या हो गया है, बी के साथ क्या हो गया है, अन्याय हो गया है।
और अगर यहां पर बी के साथ अन्याय हो गया है तो बी किसकी डिमांड करेगा, बी किसकी डिमांड करेगा मेरे प्यारे साथियों, तो बी जो डिमांड करेगा वो न्याय की डिमांड करेगा, बी जो डिमांड करेगा वो न्याय की डिमांड करेगा, है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ए की ओर से बाह्य तौर पर बी के अधिकार या बी के अधिकारों में हस्तक्षेप आया है, और जब ए की ओर से बाह्य तौर पर बी के अधिकार या अधिकारों में हस्तक्षेप आया है तब बी के साथ अन्याय हुआ और बाद में जाकर के बी ने डिमांड की किसकी, जस्टिस यानी कि न्याय की। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है न्याय का बाह्य रूप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, न्याय का बाह्य रूप कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति बाहरी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों को हनन करने की कोशिश करता है, जब कोई व्यक्ति बाह्य तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का प्रयास करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, न्याय का बाह्य रूप कहते हैं। और प्लेटो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो ने अपने न्याय को बाह्य रूप के रूप में क्या है या बाह्य तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। यानी कि जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो कुछ और है ना। प्लेटो इस बात को अपने न्याय के सिद्धांत में क्या है बिल्कुल भी कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में क्या इस बात को बिल्कुल भी कैलकुलेट करके नहीं चलते हैं। ये बातें हमने भी किसी न किसी क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया होगा और ये बातें आपने भी व्यक्तिगत तौर पर क्या है अपने आप को समझाने का कार्य किया होगा। तो एक बाह्य का मतलब तो ये हो गया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है कि प्लेटो के अनुसार न्याय केवल बाह्य व्यवस्था नहीं बल्कि क्या है। तो 4 प्रकार के ऑप्शंस आपके सामने। बल्कि क्या है, बल्कि का मतलब क्या हो जाता है कि अब ये भी जो मैंने आपको समझाया कि आप आत्मा की योग्यता, आत्मा की जो योग्यताएं हैं आप उनको यहां पर बनाएं। आत्मा की जो योग्यताएं हैं आप उनको यहां पर बनाएं। आत्मा की जो योग्यताएं हैं आप उनको यहां पर बनाने का कार्य करें। तो आत्मा की योग्यताएं क्या हैं, विवेक है। आत्मा की योग्यताएं क्या हैं, विवेक है। उसके बाद क्या आ जाता है, साहस आ जाता है। और उसके बाद क्या आ जाता है, भूख आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, भूख आ जाता है। तो यहां पर एक और आप क्या बनाने का कार्य करेंगे, आत्मा की योग्यताएं आप बनाने का कार्य करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि एक और आपने यहां पर आत्मा की योग्यताएं बना ली हैं और आत्मा की योग्यताएं विवेक, साहस और भूख के रूप में आपने बना दी हैं। तो ये जो आपकी आत्मा की योग्यताएं हैं, इन आत्मा की योग्यताओं के सामने आप क्या रखेंगे, राज्य की गतिविधियां आप रखेंगे। राज्य की गतिविधियां आप रखेंगे। राज्य की गतिविधियां आप रखेंगे। राज्य की गतिविधियां आप रखने का कार्य करेंगे। और जो आत्मा की योग्यताएं हैं, आत्मा की जो योग्यताएं हैं, है ना, इनका सकारात्मक संबंध, इनका सकारात्मक संबंध, इनका सकारात्मक संबंध राज्य की गतिविधियों के साथ यदि हो जाता है, इनका सकारात्मक संबंध राज्य की गतिविधियों के साथ हो जाता है, तब प्लेटो के अनुसार यह क्या है, न्याय है। तब प्लेटो के अनुसार क्या है, यह न्याय है। क्योंकि ये जो आत्मा की योग्यताएं हैं, इन्हीं योग्यताओं के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को आपने काम भी दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को जो आपने काम दिया है वो राज्य की गतिविधियों के संदर्भ में आपने दिया है। तो अगर आत्मा की इन योग्यताओं का राज्य की गतिविधियों के साथ मेरे प्यारे साथियों यदि यहां पर सकारात्मक जुड़ाव हो जाता है तो ये क्या है, ये प्लेटो के अनुसार न्याय है। ये प्लेटो के अनुसार क्या है, न्याय है ना। और इसी बात को आधार बनाते हुए प्लेटो ने समझाया था कि मेरा न्याय क्या है, बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक है, क्योंकि मुझे आंतरिक तौर पर क्या है, आत्मा की योग्यताओं की कैलकुलेशन करनी है। तो ये मामला यहां पर बनेगा, है ना। ये मामला क्या है, यहां पर बनेगा, जो हम यहां पर आपको क्या है समझाने का कार्य कर रहे हैं। तो प्रॉपर जो आपका ऑप्शन यहां पर बनेगा, आत्मा, आत्मा और राज्य दोनों की आंतरिक समरसता, जो मैंने आपको समझाया, आत्मा और राज्य दोनों की आंतरिक समरसता, ये आपका यहां पर क्या बनेगा, प्रॉपर ऑप्शन यहां पर आपका क्या है, बन जाएगा। तो सवाल नंबर 1 का जो राइट आंसर आपका होगा यहां पर, वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या होगा आपका यहां पर, राइट आंसर होगा। ए आपका क्या होगा यहां पर, राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2 को। अब हम देखते हैं किसको, सवाल नंबर 2 को। तो सवाल नंबर 2 के माध्यम से देखो प्लेटो आपको यहां पर क्या समझाने का कार्य करते हैं। प्लेटो आपको यहां पर क्या समझाने का कार्य करते हैं, तो बात को देख लो, बात को समझ लो, आ जाओ।
तो यहाँ पर प्लेटो आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं, देख लें कि प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत है उसका मूल दार्शनिक आशय क्या है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसका मूल दार्शनिक आशय क्या है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उसका मूल दार्शनिक संदर्भ क्या है या मूल दार्शनिक आधार क्या है। तो यहाँ पर आप के सामने आप देख पा रहे हैं कि 4 प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 4 प्रकार के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नैतिकता की अधिरचना, रूपों के विश्व में आत्मा की संगति, है ना, अनुभवजन्य राजनीति और व्यवहारिक शासन व्यवस्था। तो देखो इसमें भी आपको वही कैलकुलेशन करना है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर बताने का कार्य किया है ना। यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, यहाँ पर आप बना लेंगे आत्मा के विभिन्न रूप। यहाँ पर आप क्या बना लेंगे, आत्मा के विभिन्न रूप आप बना लेंगे। यहाँ पर आप क्या बना लेंगे भाई, आत्मा के विभिन्न रूप आप बना लेंगे। और आत्मा के विभिन्न रूप, इसका मतलब क्या होगा, विवेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, साहस हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा। तो रिगार्डिंग दिस पहले आपको आत्मा के विभिन्न रूप बनाने पड़ेंगे। और प्लेटो के अनुसार जो आत्मा के विभिन्न रूप हैं वो क्या है, विवेक हो जाएगा आपका, साहस आपका हो जाएगा, भूख आपका हो जाएगा। और है ना, इन तीनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति है, इन तीनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति है, इन तीनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति है उसी के बारे में क्या है, प्लेटो बात कर रहे हैं। इन तीनों के मध्य जो संतुलन की स्थिति है उसी के बारे में प्लेटो बात कर रहे हैं। तो इन तीनों के मध्य जो यहाँ पर आपकी संतुलन की स्थिति है वही क्या बनेगा, वही क्या बनेगा, वही क्या बनेगा, वही बनेगा प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है। प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है उस न्याय के सिद्धांत का दार्शनिक आधार बनेगा। उस न्याय के सिद्धांत का क्या बनेगा, दार्शनिक आधार बनेगा। उस न्याय के सिद्धांत का क्या बनेगा भाई, दार्शनिक आधार बनेगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रूपों के विश्व में आत्मा की संगति। रूपों के विश्व में आत्मा की संगति, रूपों के विश्व में आत्मा की संगति, रूपों के विश्व में आत्मा की संगति। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं उन सवालों को देख करके आप सीधा सीधा जो आंसर है वो अपना आंसर नहीं लगा सकते हैं। आपको सवालों को देख करके अपनी जो रेस्पेक्टिव कैलकुलेशंस हैं वो आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर ही सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों आपकी ग्रिप में आएंगे। ये यात्रा बढ़िया होने वाली है, ये यात्रा बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने वाली है। आपको इस यात्रा के साथ क्या है, अपना गंभीर जुड़ाव करते हुए चलना है। आपको इस यात्रा के साथ क्या है, अपना गंभीर जुड़ाव करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आ जाइए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, हम आपके सामने बहुत प्यार से क्या है सवालों को रखना चाहते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, न्याय वह है जब प्रत्येक अंग अपने कार्य को करता है ना। क्योंकि आप तो जानते हैं, यही बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाने का कार्य किया कि न्याय वह है जब प्रत्येक अंग अपने कार्यों को करता है। तो प्रत्येक अंग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंग का मतलब क्या हो जाएगा कि आत्मा के अंग। प्रत्येक अंग का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा के अंग। प्रत्येक अंग का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा के अंग। और अगेन आत्मा के अंग क्या बनेंगे, विवेक आपका बनेगा, है ना, साहस आपका बनेगा और भूख आपका बनेगा। विवेक आपका बनेगा, साहस आपका बनेगा और भूख आपका बनेगा। तो कहते हैं कि न्याय वह है जब प्रत्येक अंग अपने अपने कार्य को करे। विवेक कार्य क्या करेगा, शासन संबंधी कार्य करेगा। विवेक कार्य क्या करेगा, शासन संबंधी कार्य करेगा। साहस क्या कार्य करेगा, रक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्य क्या करेगा, है ना। साहस क्या कार्य करेगा, रक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्य करेगा। और भूख क्या कार्य करेगा, उत्पादन संबंधी कार्य करेगा। भूख क्या कार्य करेगा, उत्पादन संबंधी कार्य करेगा, है ना। तो प्लेटो ने समझाया था कि भी आत्मा के जो विभिन्न अंग हैं उन्हीं को आधार बनाते हुए हम आपको कार्य देना चाहते हैं। और जब उन्हीं को आधार बनाते हुए हम आपको कार्य देंगे तो ये आपके साथ क्या होगा, न्याय होगा। और प्लेटो ये अपेक्षा करके चले कि आपकी जो सर्वोत्तम योग्यताएं हैं उनके आधार पर जो कार्य आपको हैंडओवर किए गए हैं आपको उन कार्यों को करना है। उन कार्यों को क्या है, आपको करना है।
एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में या एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में आपको हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि जो कार्य आपको हैंडओवर किए गए हैं उन्हीं कार्यों को आपको करते हुए चलना है, उन्हीं कार्यों को आपको क्या है करते हुए चलना है। यहां पर आप चाहें तो एक विचारक आते हैं जिनका नाम क्या है, डीजे एलन है। एक विचारक आते हैं जिनका नाम क्या है, डीजे एलन है। इन्होंने प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा भी था। इन्होंने ये कहा था कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या समझाना चाहता है कि एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर ना करना, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करना, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करना, बल्कि आपकी सर्वोत्तम योग्यताओं के आधार पर जो कार्य आपको हैंडओवर किए गए हैं आप उन्हीं कार्यों को करते रहें, है ना, उन्हीं कार्यों को आप क्या है करते रहें। तो यहां पर यह क्या पूछता है कि न्याय वह है जब प्रत्येक अंग अपने कार्य को करता है। यह विचार प्लेटो ने किसके विरोध में प्रतिपादित किया था? तो इसका प्रॉपर आंसर होगा, हमने आपको किसी न किसी क्लास के माध्यम से पढ़ाया होगा कि यहां पर आपको प्लेटो की जो फेमस बुक है द रिपब्लिक का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। द रिपब्लिक का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। द रिपब्लिक का रेफरेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। और प्लेटो ने अपने द रिपब्लिक में कुछ काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया, और जिन काल्पनिक पात्रों का सहारा लिया वो यूनान के प्रसिद्ध सोफिस्ट माने गए। और प्लेटो ने जो सोफिस्ट हैं उनके साथ एक डायलेक्टिक मेथड का यूज किया, जिसको आप क्या कहते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। सोफिस्टों की ओर से कहा कि भी जो सोफिस्ट है उनसे कहा कि आप न्याय के संदर्भ में अपने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करने का कार्य करें। आप न्याय के संदर्भ में अपने अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करने का कार्य करें। और प्लेटो ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए सुकरात की ओर से न्याय संबंधी जो उनकी तमाम प्रकार की डेफिनेशंस हैं उनको तोड़ने का कार्य किया था, उनको तोड़ने का कार्य किया था, उनको तोड़ने का कार्य किया था। तो इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर है आप ऐसे ही लेते हुए चलेंगे कि न्याय वह है जब प्रत्येक अंग अपने कार्यों को करता है। तो वो तो प्लेटो ने समझाया था। डीजे एलन भी यही करने का कार्य करते हैं कि भैया आपकी सर्वोत्तम योग्यताओं के आधार पर जो कार्य आपको सौंपे गए हैं आप उन्हीं कार्यों को करते रहें, है ना। तो ये आप एक प्रकार से अपने व्यक्तित्व और अपनी आत्मा की योग्यताओं के साथ क्या है न्याय करते हुए चलेंगे, और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में आपको इंटरफेयर नहीं करना है। तो इसका किसके विरोध में प्रतिपादित किया था? तो बड़ा आसान हो जाता है कि आप द रिपब्लिक का रेफरेंस यहां पर लेते हुए चलें, और द रिपब्लिक के जो नाना प्रकार के काल्पनिक पात्र हैं उनको अपने मस्तिष्क में स्थापित करते हुए चलें। आप जानते हैं कि द रिपब्लिक में प्लेटो ने डायलेक्टिक मेथड का यूज किया था। यूनान के जो प्रसिद्ध सोफिस्ट हैं उनसे, है ना, उनके साथ अपने जो कम्युनिकेशंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने का कार्य किया था। और यूनान के जो प्रसिद्ध सोफिस्ट हैं उन्होंने प्लेटो के सामने अपने अपने न्याय संबंधी विचारों को रखने का कार्य किया था। लेकिन प्लेटो ने जो भी जवाब दिए थे वो अपनी ओर से नहीं दिए बल्कि सुकरात की ओर से दिए थे। तो इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर आपका होगा वो ए, है ना, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका यहां पर राइट आंसर आपका हो जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्लेटो के अनुसार अन्याय का जन्म कहां से होता है? तो प्लेटो के अनुसार अन्याय का जन्म कहां से होता है? तो प्लेटो के अनुसार अन्याय का जन्म कहां से होगा? तो आत्मा के 3 गुण बनाओ, आत्मा के 3 गुण बनाओ। और आत्मा की 3 गुण कौन है? विवेक, साहस, और एक आपका क्या बनेगा? भूख आपका बनेगा। तो अगर इनके बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, अगर इनके बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, अगर इनके बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है मेरे प्यारे साथियों, अगर इनके बीच में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, बात को समझना, अगर इनके बीच में क्या है असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो प्लेटो समझाते हैं कि असंतुलन की स्थिति पैदा होने पर जन्म किसका होगा? तो जन्म किसका होगा? अन्याय का होगा। जन्म किसका होगा? अन्याय का होगा। जन्म किसका होगा? अन्याय का होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, आत्मा के 3 भागों के असंतुलन से। आत्मा के 3 भागों के असंतुलन से, आत्मा के 3 भागों के असंतुलन से। इस सवाल को आप क्या है इस प्रकार से अप्रोच करने का कार्य करेंगे। इस सवाल को आप क्या है इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों क्या है अप्रोच करने का कार्य करेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आपसे पुटअप किया गया है, प्लेटो की दृष्टि में न्याय किसे सुनिश्चित करता है ना। प्लेटो की दृष्टि में न्याय जो है वो किसे सुनिश्चित करता है, प्लेटो की दृष्टि में न्याय जो है वो किसे एश्योर करता है, यानी कि किसे सुनिश्चित करने का कार्य करता है। आप देख लो, व्यक्ति और राज्य के कार्यों का समन्वय अब तो बहुत आसान हो गया है ना। राज्य की स्थायित्व क्षमता, आर्थिक वितरण का समान आधार, धर्म का प्रभुत्व। तो इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर है ये देखते ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि इस सवाल के रिगार्डिंग अभी हाल ही में हमने कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाई हैं। तो यहां पर प्रॉपर आंसर आप क्या लेके चलेंगे, व्यक्ति और राज्य के कार्यों का समन्वय। यानी कि व्यक्ति और राज्य के कार्यों का समन्वय का मतलब क्या होगा, व्यक्ति की जो आत्मा है, आत्मा की जो सर्वोत्तम योग्यता है, तो आत्मा की सर्वोत्तम योग्यता और राज्य के कार्यों के बीच में अगर वेरी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाता है, एक सकारात्मक समन्वय स्थापित हो जाता है, तो प्लेटो का जो न्याय है इस भाव को सुनिश्चित करना चाहता है। तो सवाल नंबर 5 का राइट आंसर यहां पर क्या आप लेते हुए चलेंगे, ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में समानता का अर्थ किस प्रकार की समानता है। ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आप क्या लगा लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। क्वेश्चन एक लाइन का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक लाइन का है। अगर हम इसको समझाने पे आए तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन उतनी बात हमें नहीं करनी है। तो यहां पर समानता का जो अर्थ है वो आप क्या बताएंगे, अनुपातिक समानता बताएंगे। यहां पर आप समानता का अर्थ क्या बताएंगे, अनुपातिक समानता बताएंगे। अच्छा, अनुपातिक समानता का मतलब क्या है, अनुपातिक समानता का मतलब यह है कि आप यहां पर व्यक्ति की आत्मा का संदर्भ लें। आप यहां पर क्या लें, व्यक्ति की आत्मा का संदर्भ लें। और व्यक्ति की आत्मा का जो संदर्भ है उसके साथ सर्वोत्तम योग्यता या सर्वोत्तम योग्यताएं जोड़ने का कार्य करें। तो सर्वोत्तम योग्यताएं 3 प्रकार से होती हैं। एक आपका विवेक होता है, एक आपका क्या होता है, साहस आपका होता है, और एक आपका क्या होता है, भूख आपका होता है। हालांकि ये सर्वोत्तम योग्यताएं जो हैं प्रत्येक मानव के व्यक्तित्व में समान रूप से नहीं पाई जाती। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने विवेक का अच्छा इस्तेमाल कर पाए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने साहस का अच्छा इस्तेमाल कर पाए, हो सकता है कि कोई अपनी भूख का अच्छा इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो सर्वोत्तम योग्यताएं हैं, जब इन सर्वोत्तम योग्यताओं के आधार पर, बात समझना, जब इन सर्वोत्तम योग्यताओं के आधार पर, है ना, या इन सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर जब आपको कार्य दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे। आप क्या हैं, राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे। आप क्या हैं, राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे। आप क्या हैं, राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे। आप क्या हैं, राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे, है ना। तो आपकी जो सर्वोत्तम योग्यता है, चाहे वो विवेक हो, चाहे वो साहस हो, चाहे वो भूख हो, जब उसके आधार पर आपको कार्य दिया जाएगा तो आप राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे। और जब इनके आधार पर आपको कार्य दिया जाएगा और उसके बाद आप राज्य की गतिविधियों में शामिल होंगे, तो राज्य जो है आपके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। राज्य आपके साथ उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। राज्य आपके साथ क्या है, उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। राज्य आपके साथ क्या है, उसी हिसाब से व्यवहार करेगा, उसी हिसाब से व्यवहार करेगा, उसी हिसाब से व्यवहार करेगा। जिसके पास सर्वोत्तम योग्यता विवेक है उसको शासन संबंधी कार्य दिए जाएंगे। जिसके पास सर्वोत्तम योग्यता साहस है उसको रक्षा सुरक्षा संबंधी कार्य दिए जाएंगे। जिसके पास सर्वोत्तम योग्यता भूख है उसको उत्पादन संबंधी कार्य दिए जाएंगे, है ना। तो कार्य अलग अलग प्रकार से आपको दिए जाएंगे, और जो कार्य अलग अलग प्रकार से आपको दिए जाएंगे इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके साथ असमानता हो गई है, कि राज्य आपके साथ भेदभाव कर रहा है। आपके साथ असमानता नहीं हुई है।
बल्कि आपको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। इसका भाव यह है, आपके साथ असमानता नहीं हुआ है, बल्कि आपको क्या है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। आपको क्या है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। आपको क्या है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है ना। क्योंकि विवेक के आधार पर शासन संबंधी कार्य आपको मिलेगा, साहस के आधार पर रक्षा सुरक्षा संबंधी कार्य आपको मिलेगा, भूख के आधार पर उत्पादन संबंधी कार्य आपको मिलेगा। तो कार्य अलग अलग आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये आपकी सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर मिले हैं। और जो कार्य आपको मिला है, बाद में जाकर के राज्य क्या है, उसी हिसाब से आपको ट्रीट करने का कार्य करेगा। और इस मामले को आप असमानता के साथ जोड़ते हुए नहीं चलेंगे, बल्कि इस मामले को आप क्या है, समानता के साथ जोड़ते हुए चलेंगे। तो इसको क्या कहा उन्होंने, इसको क्या कहा, अनुपातिक समानता कहा। इसको उन्होंने क्या कहा, अनुपातिक समानता कहा। इसको उन्होंने क्या कहा, अनुपातिक समानता कहा। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। प्लेटो का दार्शनिक राजा न्याय की अवधारणाओं में क्या भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर आप लेके चलेंगे, वह रूपों के ज्ञान द्वारा राज्य में क्या लाता है, समानता लाता है या समरसता लाता है। या इसका मतलब क्या होगा, राज्य को एक सकारात्मक वातावरण देने का कार्य करता है। राज्य को एक सकारात्मक वातावरण देने का कार्य करता है। आप जानते हैं कि प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग है, उसके बारे में प्लेटो ने खुद कहा था कि ये एक ऐसा दार्शनिक राजा होगा जिसको जीवन के प्रत्येक पक्ष की गहरी समझ होगी, जिसको जीवन के प्रत्येक पक्ष की गहरी जानकारी होगी। और जब ऐसा व्यक्ति शासन करने का कार्य करेगा, तो ऐसे व्यक्ति से हम यह अपेक्षा करके चलेंगे कि वह अपने लोगों का शोषण नहीं करेगा, बल्कि अपने लोगों के मध्य जो भी वो लोक कल्याणकारी कार्य करने का कार्य करेगा, उन्हीं लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से क्या है, राज्य के आलोक में एक सकारात्मक वातावरण को लाने का कार्य करेगा। राज्य के आलोक में एक सकारात्मक वातावरण को लाने का कार्य करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहां पर क्या लेके चलेंगे आप, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का न्यायपूर्ण होना किस पर निर्भर करता है। तो वही बात है, देखिए हमने पहले ही आपको समझा दिया है। तो प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का न्यायपूर्ण होना किस बात पर निर्भर करता है। तो यहां आप आंसर लेते हुए चलेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी भी समझाया, आत्मा के तर्कसंगत भाग के नियंत्रण पर। और आत्मा का जो तर्कसंगत भाग है वो क्या है, आत्मा की सर्वोत्तम योग्यता है। आत्मा की क्या है, सर्वोत्तम योग्यता है। आत्मा की क्या है, सर्वोत्तम योग्यता है। आत्मा की क्या है भाई, सर्वोत्तम योग्यता है ना। तो प्लेटो इस सेंटेंस के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का न्यायपूर्ण होना किस पर निर्भर करता है, तो आत्मा के तर्कसंगत भाग के नियंत्रण पर, है ना। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता विवेक है, उसकी आत्मा का तर्कसंगत भाग क्या माना जाएगा, विवेक माना जाएगा। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता साहस है, उसकी आत्मा का तर्कसंगत भाग क्या माना जाएगा, साहस माना जाएगा। जिसकी सर्वोत्तम योग्यता भूख है, उसकी आत्मा का तर्कसंगत भाग क्या माना जाएगा, भूख को माना जाएगा। तो प्लेटो समझाते हैं कि अगर आप अपनी अपनी सर्वोत्तम योग्यताओं पर या अपनी आत्मा के तर्कसंगत भागों पर नियंत्रण बना करके चलते हैं, तो जो कार्य आपको सौंपे गए हैं, आप उन्हीं कार्यों को ईमानदारी से करेंगे, निष्ठापूर्वक करेंगे। और यही क्या माना जाएगा, एक प्रकार से न्यायपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। यही क्या माना जाएगा, एक प्रकार से न्यायपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर अगेन क्या हो जाता है, यहां पर ए आपका हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। अब देखो 9 में क्या है कि न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको, न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है। यह प्लेटो का कथन किस संदर्भ में है। न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है, न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है। तो न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, बात को समझो, आत्मा की सर्वोत्तम योग्यताएं विवेक, साहस, भूख, है ना। विवेक, साहस, भूख
अगर इनके मध्य है ना, अगर इनके मध्य यह है ना, जैसे क्या कहा गया कि न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है, यह प्लेटो का कथन किस संदर्भ में है। तो आपको आंसर बताना है। तो आप क्या है, आत्मा की सर्वोत्तम योग्यताएं बनाने का कार्य करेंगे। तो आत्मा की जो सर्वोत्तम योग्यताएं हैं वो 3 प्रकार से आपके सामने आती हैं, है ना। या इसको आप ये भी कह सकते हैं, या ऐसे कह लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना। या इसको बदल के आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं कोई भी नकारात्मक शब्दावली का प्रयोग ना करना चाहूं तो आत्मा की समान योग्यताएं लिख लेते हैं। आत्मा की समान योग्यताएं, तो आत्मा की जो समान योग्यताएं हैं वो किस प्रकार से आपके सामने आती हैं, वो 3 प्रकार से आपके सामने आती हैं। विवेक है, साहस है, भूख है। और अगर इनके बीच में, इनके मध्य अगर आप एक पॉजिटिव बैलेंस बना करके चलते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव बैलेंस बना करके चलते हैं, अगर आप एक पॉजिटिव बैलेंस बना करके चलते हैं, तो ये क्या माना जाएगा, ये हेल्दी फॉर्म माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, हेल्दी फॉर्म ऑफ जस्टिस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, हेल्दी फॉर्म ऑफ जस्टिस माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, हेल्दी फॉर्म ऑफ जस्टिस माना जाएगा। तो इसी बात को आधार बनाते हुए आपको आंसर लगाना है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहां पर न्याय आत्मा का स्वास्थ्य है, यह प्लेटो का कथन किस संदर्भ में है। तो नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन, इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन लेके चलेंगे। इसका राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन लेके चलेंगे। हालांकि आपको यहां पर काम यह करना है कि इन दोनों की ओर से आपको क्या है, नैतिक मूल्यों को बाहर निकालना है, या आप इन दोनों की ओर से क्या है, नैतिक मूल्यों को बाहर निकालेंगे, या फिर आप इन दोनों की ओर से क्या है, नैतिक व्यवहार को बाहर निकालेंगे, नैतिक व्यवहार को बाहर निकालेंगे, नैतिक व्यवहार को बाहर निकालेंगे। क्योंकि मैंने वही आपको समझाया कि जो आत्मा की समान योग्यताएं हैं, अगर आप इनके बीच एक पॉजिटिव बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे तो इसे क्या माना जाएगा, हेल्दी फॉर्म ऑफ जस्टिस माना जाएगा। लेकिन पॉजिटिव बैलेंस तभी बन पाएगा जब आप नैतिक हैं, जब आप क्या हैं, नैतिक हैं, जब आप क्या नैतिक हैं, या जब आप क्या हैं, आप ये भी कह सकते हैं जब आप क्या हैं, आध्यात्मिक हैं, जब आप क्या हैं, आध्यात्मिक हैं। क्योंकि अगर आप नैतिक हैं तो भी आपको नैतिक मूल्य मिलेंगे, नैतिक व्यवहार आपको मिलेगा। और हम जब आध्यात्मिक होते हैं तो आध्यात्मिकता भी क्या है, आपको नैतिकता देने का कार्य करती है, आपको क्या है, नैतिकता देने का कार्य करती है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप क्या लेके चलेंगे, ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस प्रकार की दार्शनिक पद्धति पर आधारित है, ये तो देखते ही लग जाएगा। तो किस प्रकार की दार्शनिक पद्धति पर आधारित है, डायलेक्टिक मेथड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वंद्वात्मक पद्धति आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या हो जाएगा, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या है, देखो आ जाओ। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में राज्य किसके समान माना गया है। तो राज्य क्या है, राज्य क्या है ना, देखो व्यक्ति, आत्मा के 3 गुण, व्यक्ति आत्मा के 3 गुण, और आत्मा के 3 गुण क्या है, विवेक, साहस और क्या है, भूख। ठीक है, इसी को आधार बना करके क्या किया प्लेटो ने, वर्ग विभाजन किया, वर्ग विभाजन किया, क्या किया, वर्ग विभाजन किया, है ना। विवेक शासक वर्ग, विवेक शासक वर्ग, साहस सैनिक वर्ग, साहस सैनिक वर्ग, और जो भूख है वो क्या है, उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो इसी का है ना, आत्मा के 3 गुणों जो हैं ये, इन्हीं का जो विस्तारित रूप है, इन्हीं का जो विस्तारित रूप है, इन्हीं का जो मेरे प्यारे साथियों विस्तारित रूप है, वो प्लेटो के अनुसार क्या है, राज्य है, यानी कि प्लेटो के अनुसार क्या है, स्टेट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा का विस्तारित रूप, आत्मा का विस्तारित रूप, आत्मा का विस्तारित रूप। बात को समझना है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। यहां पर क्या है देखते हैं। न्याय को प्लेटो ने किसके माध्यम से अनुभव करने योग्य बताया,
है ना, सवाल अच्छा है, इसको भी आप अपने हिसाब से क्या है, मैं तो यही कहूँगा कि इसको भी आप क्या है बना ही लें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्याय को प्लेटो ने किसके माध्यम से अनुभव करने योग्य बताया? तर्क और दर्शन के माध्यम से, इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से, भौतिक समृद्धि के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से। तो यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से इसको तो हटा ही दो। भौतिक समृद्धि के माध्यम से क्या न्याय आ सकता है? अगर हम प्लेटो की बात करें तो नहीं आ सकता। इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से, है ना, या तो आप ए में फंसेंगे या फिर आप बी में फंसेंगे। लेकिन इंद्रिय अनुभव के माध्यम से, है ना, जो आपने प्लेटो का गुफा सिद्धांत पढ़ा होगा, हालांकि उसमें जो प्लेटो हैं इंद्रिय अनुभव की बात करते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर आंसर होगा वो प्रॉपर आंसर क्या होगा? तर्क और दर्शन के माध्यम से, तर्क और दर्शन के माध्यम से, तर्क और दर्शन के माध्यम से, तर्क और दर्शन के माध्यम से। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क और दर्शन के माध्यम से। अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का रेफरेंस यहां पे ले लेते हैं। तो 13 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, आइए देख लेते हैं भाई। प्लेटो के अनुसार जब तृष्णा आत्मा पर नियंत्रण पा लेती है, प्लेटो के अनुसार जब तृष्णा आत्मा पर नियंत्रण पा लेती है तब क्या होता है भैया? तब तो अन्याय पैदा होगा। तब क्या होगा? तब तो अन्याय पैदा होगा। तब क्या होगा? तब तो अन्याय पैदा होगा। तब तो क्या है? तब तो अन्याय पैदा होगा। लोग महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देंगे, एक दूसरे के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देंगे। प्लेटो का वर्ग विभाजन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा और फाइनली सारा मामला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? प्लेटो ने न्याय को किस नैतिक सिद्धांत के साथ जोड़ा? देखते ही आंसर लगना चाहिए इसका जब आप इस क्लास के साथ जुड़ाव करेंगे। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत को किसके साथ जोड़ा? तो यहां पर आंसर क्या बनेगा? कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा। क्योंकि वही मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया है कि आपकी आत्मा की सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार जो कार्य आपको दे दिए गए हैं आप उन्हीं कार्यों को करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपकी आत्मा की सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार जो कार्य आपको हैंडओवर किए गए हैं अगर आप उन कार्यों को करते हैं तो ये व्यवहार आपका कैसा माना जाएगा? न्यायपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में कर्तव्य निष्ठा की जो भावना है वो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। वैसे भी एक रेफरेंस आपको बता देते हैं कि अगेन आप यहां पर डीजे एलन का रेफरेंस ले सकते हैं और डीजे एलन ने साफ साफ कहा प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए कि प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत में व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी थी, व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी थी, व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, व्यक्ति के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। तो इसका भी रेफरेंस आप लेंगे यहां पर। फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ, आसान है। न्याय आत्मा का वह गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। न्याय आत्मा का वह गुण है ना, न्याय आत्मा का वह गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है। प्लेटो का यह कथन क्या इंगित करता है? प्लेटो का यह कथन आपको क्या समझाना चाहता है? कि न्याय एक समग्र नैतिक गुण है। न्याय कैसा है? एक समग्र नैतिक गुण है। न्याय एक क्या है? समग्र नैतिक गुण है। न्याय एक समग्र क्या है? नैतिक गुण है। विवेक के आधार पर आप शासन संबंधी व्यवहार करेंगे, साहस के आधार पर आप रक्षा सुरक्षा संबंधी व्यवहार करेंगे और भूख के आधार पर आप क्या करेंगे? भूख के आधार पर आप क्या करेंगे? उत्पादन संबंधी व्यवहार करेंगे। भूख के आधार पर आप क्या करेंगे? उत्पादन संबंधी व्यवहार करेंगे, उत्पादन संबंधी व्यवहार करेंगे, है ना। तो मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जैसे प्लेटो ने समझाया कि न्याय आत्मा का वह गुण है जो अन्य सभी गुणों को संभव बनाता है, जो अन्य सभी गुणों को क्या है? संभव बनाता है। प्लेटो का यह कथन जो है
क्या इंगित करता है कि न्याय एक समग्र नैतिक गुण है। न्याय एक समग्र नैतिक गुण है, यानी कि ये जो आपकी योग्यताएं हैं इनका कंपाइलेशन एक प्रकार से मिल जाता है, इनका समग्र रूप एक प्रकार से मिल जाता है, इनका कंपाइलेशन एक प्रकार से मिल जाता है, या इनका समग्र रूप क्या है, एक प्रकार से मिल जाता है। तो 15 का राइट आंसर आप क्या लेते हुए चलेंगे, ए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। प्लेटो ने रूपों के सिद्धांत के संदर्भ में न्याय को किस रूप में परिभाषित किया। प्लेटो ने रूपों के सिद्धांत के संदर्भ में न्याय को किस रूप में परिभाषित किया। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत क्या है, आत्मा के नाना प्रकार के गुण। प्लेटो का रूपों का सिद्धांत क्या है, आत्मा के नाना प्रकार के गुण। तो सवाल क्या कहता है, प्लेटो ने रूपों के सिद्धांत के संदर्भ में न्याय को किस रूप में परिभाषित किया। तो आप इसे क्या मान के चलेंगे, देखिएगा ऑप्शन, रूपों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, ज्ञान का उपकरण, आत्मा की सीमित अवस्था, या भौतिक वास्तविकता का परिणाम, है ना। तो ये सवाल मेरे हिसाब से तो क्या रहेगा, ये सवाल तो क्या रहेगा मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रूपों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। रूपों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति, है ना। 3 प्रकार के रूप आपके सामने हैं, विवेक है, साहस है, और क्या है, भूख है। भूख है तो विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, शासन संबंधी व्यवहार हो जाएंगे। साहस की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, रक्षा सुरक्षा संबंधी व्यवहार हो जाएंगे, रक्षा सुरक्षा संबंधी व्यवहार हो जाएंगे। और भूख की सर्वोच्च अभिव्यक्ति क्या हो जाएगा, उत्पादन संबंधी व्यवहार हो जाएंगे, उत्पादन संबंधी व्यवहार हो जाएंगे। तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रेफरेंस आपको लेना है। क्या कहा गया है 17 के माध्यम से, प्लेटो के अनुसार राज्य का न्याय, है ना, तभी संभव है, या प्लेटो के अनुसार राज्य के आलोक में न्याय तभी संभव है। शासक वर्ग, बिल्कुल शासक वर्ग का मतलब क्या है, दार्शनिक शासक है। शासक वर्ग का मतलब क्या है, दार्शनिक शासक है। और दार्शनिक शासक जो है अपने तर्क से कार्य करे, अपने तर्क से कार्य करे। सैनिक वर्ग जो है वो अपने साहस से कार्य करे, और उत्पादक वर्ग जो है वो अपने संयम से काम करे। तब जाकर के राज्य के आलोक में क्या है, न्याय संभव हो पाएगा। तब जाकर के राज्य के आलोक में क्या है, न्याय संभव हो पाएगा, है ना। क्योंकि उत्पादन में आपको संयम बना करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उत्पादन संबंधी व्यवहार करें और कल ही आपको क्या मिल जाएंगे, परिणाम मिल जाएंगे। तो बात तो सही है, बड़ा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए कि प्लेटो के अनुसार राज्य का न्याय तभी संभव है, या प्लेटो के अनुसार राज्य के आलोक में न्याय तभी संभव होगा जब शासक वर्ग अपने तर्क से कार्य करे, शासक वर्ग अपने तर्क से कार्य करे, सैनिक वर्ग अपने साहस से कार्य करे, और जो उत्पादक वर्ग है वो अपने संयम से कार्य करे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। 17 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए। आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख आलोचना किसने की है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना की है वो उन्हीं के शिष्य अरस्तु की ओर से की गई है। वो उन्हीं के शिष्य क्या, अरस्तु की ओर से की गई है। असल में अरस्तु की नाराजगी है, असल में अरस्तु की क्या है, नाराजगी है। और अरस्तु की जो नाराजगी है वो प्लेटो के वर्ग विभाजन के साथ है, वो प्लेटो के वर्ग विभाजन के साथ है, वो प्लेटो के वर्ग विभाजन के साथ है, प्लेटो के वर्ग विभाजन के साथ है। क्योंकि अरस्तु प्लेटो के वर्ग विभाजन को अव्यवहारिक मानते हैं, क्योंकि अरस्तु प्लेटो के वर्ग विभाजन को अव्यवहारिक मानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रमुख आलोचना आप लेके चलेंगे वो अरस्तु की ओर से लेके चलेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 18 का ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति क्या है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो स्थिति है, सवाल ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, सवाल ये भी क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति कैसी है। तो इसको आपको क्या बताएंगे, सीमित और वर्गानुकूल, सीमित और वर्गानुकूल, सीमित और वर्गानुकूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वर्ग विभाजन कैसे आया, वर्ग विभाजन कैसे आया, शासक वर्ग,
शासक वर्ग, कोमा सैनिक वर्ग, कोमा उत्पादक वर्ग, है ना। क्योंकि वो वर्ग विभाजन को लेकर के चलते हैं, तो इसलिए आप रेफरेंस किसका लेंगे, वर्गानुकूल। और ये जो आपको है ना शासक वर्ग की बात करेंगे तो शासन संबंधी व्यवहार हो जाएगा, सैनिक वर्ग की बात करेंगे तो रक्षा सुरक्षा संबंधी व्यवहार हो जाएगा, है ना। और उत्पादक वर्ग की बात करेंगे तो उत्पादन संबंधी व्यवहार हो जाएगा, और इनके बारे में क्या कहा गया, इनके बारे में ये कहा गया कि एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं। तो जब ये कहा गया कि एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं, तो मामला क्या बन जाएगा, सीमित बन जाएगा। तो प्रॉपर आंसर आपका क्या होगा, सीमित और वर्गानुकूल आपका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 का रेफरेंस ले लेते हैं। क्या है 20 में, आ जाओ। प्लेटो का न्याय सिद्धांत अंततः किस आदर्श पर आधारित है, नैतिक आदर्श, व्यवहारिक यथार्थवाद, है ना। यथार्थवाद तो है ही नहीं, क्योंकि प्लेटो कैसी यात्राएं करते हैं, काल्पनिक यात्राएं करते हैं। प्लेटो कैसी यात्राएं करते हैं, काल्पनिक यात्राएं करते हैं। तो आप इसको क्या है, आप इसको तो काटने का कार्य करेंगे। भौतिक समतावाद नहीं होगा कैलकुलेट, राजनीतिक यथार्थवाद, यहां भी यथार्थवाद है तो ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, प्रॉपर आपका नैतिक आदर्शवाद होगा। आंसर प्रॉपर क्या होगा आपका, नैतिक आदर्शवाद होगा। बात फिर वही आ रही है कि आपकी आत्मा की सर्वोत्तम योग्यता के आधार पर हमने आपको कार्य दिए, अर्थात हमने आपके साथ न्याय कर दिया है। अब आपको जो कार्य सौंपे गए हैं, आप उनके संदर्भ में नैतिकता का परिचय दें, नैतिक व्यवहार का परिचय दें, और एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में आप इंटरफेयर करने का कार्य ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका डेमो क्लास नंबर 1 है। ये आपका क्या था, डेमो क्लास नंबर 1 है ना। और हमने इस डेमो क्लास के माध्यम से 20 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, ताकि आप सवालों को समझ पाएं, ताकि आप इन बातों को समझ पाएं कि सवाल किस नेचर के हैं, सवालों का लेवल क्या है, ताकि आप ये बातें भी समझ पाएं कि सवाल जो हैं किस हद तक, किस सीमा तक क्या है, आपको लाभान्वित करने का कार्य करेंगे, है ना। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है तो हमारा नंबर है 7983995880। आप इस पर अपना संपर्क कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, है ना, जो हमारा भाव है, जो हम आपके लिए करना चाहते हैं, या जो उद्देश्य हमने आपके लिए बनाया है, आप उस बात को समझेंगे, कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे, और इन तमाम प्रकार के महत्वपूर्ण सवालों के साथ भी क्या है, आप अपना जुड़ाव करते हुए चलेंगे। इन महत्वपूर्ण सवालों के साथ क्या आप अपना जुड़ाव करते हुए चलेंगे। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर डेली पेपर अपलोड हो रहे हैं। पहले सवालों को अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।